यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन एंड यूस्टेशियन ट्यूब डायलिटेशन। आजकल काफी चर्चा चल रही है एक प्रोसीजर की जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब डायलिटेशन। यूस्टेशियन ट्यूब वो ट्यूब है जो ईयर नोज थ्रोट को एक सिंगल स्पेशलिटी बनाती है, क्योंकि दिट इज अ नैरो ट्यूब विच इज लाइंग बिटवीन द बैक ऑफ योर नोज एंड द ईयर। सो नोज और थ्रोट की प्रॉब्लम यूस्टेशियन ट्यूब के जरिए आपके मिडल ईयर तक पहुंच सकती है, एंड दैट इज वाई ईयर नोज एंड थ्रोट बिकम वन स्पेशलिटी। यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन है मिडल ईयर प्रेशर को मेंटेन करना, मिडल ईयर की सिक्रीशंस को हटाना, एंड ओवरऑल रिडक्शन इन एनी प्रेशर चेंजेस दैट कैन हैपन इन द मिडल ईयर बिकॉज ऑफ एम्बिएंट प्रेशर। सो यूस्टेशियन ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंड यूस्टेशियन ट्यूब इज दैट विच कीप्स योर मिडल ईयर नॉर्मल एंड कीप्स योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल। यूस्टेशियन ट्यूब के साथ एक टेंसर वीलाई पैलेटिनी मसल अटैच होती है, जिसके कॉन्ट्रैक्शन से और मूवमेंट से आपकी यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन मेंटेन रहता है। यूस्टेशियन ट्यूब की प्रॉब्लम्स तीन तरह की होती हैं: डायलेटरी, पैचुलस एंड बैरोमेट्रिक चेंजेस। ज्यादातर हमारा इस वीडियो में इंटरेस्ट है डायलेटरी यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन में, बिकॉज यही है जिसमें हम यूस्टेशियन ट्यूब डायलिटेशन और कैथेटराइजेशन करते हैं। सो तीनों में फर्क क्या है? डायलेटरी वो है जब यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन की वजह से मिडल ईयर में नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। पैचुलस दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, वो उल्टा ही है। वो है आपकी यूस्टेशियन ट्यूब इतनी खुली रहती है कि आपको सांस लेने में भी परेशानी होती है, बिकॉज सांस लेने से भी ईयर ड्रम मूव करता है और पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करता है। बैरोमेट्रिक यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन तब होता है जैसे कि फ्लाइट में या नेगेटिव प्रेशर में या डीप डायरी में, जब यूस्टेशियन ट्यूब मिडल ईयर प्रेशर को एडिक्वेटली वेंटिलेट करके प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाती। डायलेटरी यूस्टेशियन ट्यूब फंक्शन जो ज़्यादातर हम डील करना चाहते हैं, उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है? पेशेंट को ऑरल फुलनेस या कान भारी भारी लगता है, हियरिंग लॉस होता है, और कभी कभी कान में टिनिटस भी हो सकता है। और ये बीमारी अगर बढ़ गई तो कान में दर्द हो सकता है, और फिर कान में सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया या एटेलेक्टेसिस या एडिसिव ओटाइटिस मीडिया तरह की कॉम्प्लिकेशंस और कोलेस्टियाटोमा फॉर्मेशन भी हो सकते हैं अगर आपका यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन क्रॉनिक रहा तो। डायलेटरी यूस्टेशियन ट्यूब क्यों होती है? अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस है, एडेनॉइड की एनलार्जमेंट है, अगर टॉन्सिल की या थ्रोट की प्रॉब्लम है, अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अगर आपको रिफ्लक्स है, लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स, इन लोगों को डायलेटरी यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन हो सकता है। और इसका वर्कअप हम कैसे करते हैं? तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर तो सबसे पहले पेशेंट को देख के नेजल एंडोस्कोपी करके चेक करते हैं कि नाक के पीछे के हिस्से में यूस्टेशियन ट्यूब ओरिफिस ठीक है कि नहीं, या उसके ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, क्रॉनिक ड्रेनेज, डिस्चार्ज, नेजल सेप्टल डिविएशन, एडेनॉइड एनलार्जमेंट, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं। उसके अलावा कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी है एक टिम्पेनोग्राम और ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम में आपका हियरिंग स्टेटस चेक किया जाता है कि आपको कंडक्टिव डेफनेस या और किसी किस्म का हियरिंग लॉस है कि नहीं, और इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री में आपका मिडल ईयर प्रेशर जांच किया जाता है। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेस्ट है। इसमें 3-4 अलग-अलग कर्व्स बनते हैं, ग्राफ्स बनते हैं, और ए, बी, सी कॉमनली बनते हैं। और यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन जो डायलेटरी टाइप का है, उसमें बी या सी टाइप की कर्व होती है, और उसको आपका डॉक्टर देख के जांच करके आपको डायग्नोज करता है कि यस यू हैव एन यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन, और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपको कान में फुलनेस की प्रॉब्लम है और आपका कर्व नॉर्मल है और मिडल ईयर की कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में और क्या परेशानी आपको हो सकती है जिससे आपको इस तरह के सिम्टम आते हैं? वो है एक तो जॉ की टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन कैन कॉज अ सिमिलर प्रॉब्लम। Sometimes the growth or mass in the nasopharynx can cause this problem. Cochlear hydrops जैसे मेनियस डिजीज का एक वेरिएंट है कॉकलियर हाइड्रॉप्स, उसकी वजह से भी आपको कभी कभी कान में भारीपन हो सकता है। Dehiscence of the superior semicircular canal can also present like this. तो जब आपका ईएनटी स्पेशलिस्ट को क्लैरिटी नहीं होती कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है और ये सिम्टम आपको क्यों आ रहा है, देने एडवाइस सम अदर टेस्ट जैसे कि रिफ्लेक्स डिले टिम्पेनोग्राम, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन या HRCT टेम्पोरल बोन कराते हैं अगर हम सुपीरियर सेमिसर्कुलर कैनाल की रेजिस्टेंस सस्पेक्ट करते हैं। कॉकलियर हाइड्रॉप्स में कभी कभी हम इनर ईयर एमआरआई कराते हैं। इनर ईयर एमआरआई आजकल हमको हाइड्रॉप्स के बारे में
क्लियरली बताता है, और अगर कॉक्लियर हाइड्रोप्स हैं तो एमआरआई भी कभी-कभी पता चलता है। हम ईकॉग इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी। इन सब टेस्ट रिपोर्ट्स को देख के हम फाइनली डायग्नोज करते हैं कि आपको किस किस्म की प्रॉब्लम है और ईयर ब्लॉकेज की क्या वजह है। अगर हमने देखा कि आपका टाइप ए ऑडियोग्राम है लेकिन आपके कान में ब्लॉकेज है, तो कभी-कभी एक छोटा-सा मायरिंगोटोमी प्रोसीजर करके भी हम देख सकते हैं कि आपको रिलीफ मिलता है कि नहीं। अगर आपको मायरिंगोटोमी से रिलीफ मिलता है, देन यू आर डेफिनिटली अ कैंडिडेट जिसमें यूस्टेशियन ट्यूब डायलिटेशन भी हम बाद में सोच सकते हैं, अगर आपके सिम्पटम परसिस्ट करते हैं। सो यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन या ईयर ब्लॉकेज लेके जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कभी-कभी वो यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन क्वेश्चनियर भी भराते हैं आपसे, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं आपको कि मफल्ड हियरिंग है, ब्लॉक्ड ईयर्स हैं, कान में दर्द है कि नहीं, साइनोसाइटिस है कि नहीं, कॉमन कोल्ड है कि नहीं, आपको कान में क्रैकलिंग साउंड आता है कि नहीं, टिनिटस होता है कि नहीं, और इस तरह के सवाल पूछ के वो एक इंडेक्स और आपका एक क्वेश्चनियर के ऊपर आपका सिविरिटी बनाते हैं और उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट का कोर्स क्या होना चाहिए। तो अगर आपको डायलेटरी यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन है, आपके डॉक्टर ने आपकी जांच की है और पता किया है कि आप की यूस्टेशियन ट्यूब में डिसफंक्शन है, टाइप बी या टाइप सी टिम्पेनोग्राम है आपका, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज मेडिकल, जिसमें हम आइदर इंट्रानेजल स्टेरॉइड देते हैं आपको 4 हफ्ते तक, या कभी-कभी अगर इंट्रानेजल स्टेरॉइड नहीं काम करते या आप नहीं ले पाते या आपकी नेज़ल सेप्टल डेविएशन इतनी है कि स्टेरॉइड पीछे की तरफ तक नहीं जाएँगे, तो हम ओरल स्टेरॉइड का 1 हफ्ते का कोर्स भी देते हैं। दीज़ आर द कॉमनेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट वी ट्राई। अगर इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ 4 वीक्स ऑफ नेज़ल स्टेरॉइड और 1 वीक ऑफ ओरल स्टेरॉइड, अगर आपका कान वैसे का वैसा ही है, ईयर ब्लॉकेज है, then we proceed to eustachian tube examination, eustachian tube catheterization and dilatation. Eustachian tube catheterization and dilatation में हम क्या करते हैं? So once it is decided कि आपकी medical treatment fail हो चुकी है, आपके symptoms persistent हैं, then we proceed towards eustachian tube catheterization and dilatation. इसमें क्या करते हैं हम? इसमें बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, इंट्रानेजल प्रोसीजर है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, कहीं भी कोई कट नहीं लगता। We use a nasal endoscope, angled endoscope at 30 or 45 degrees after giving anesthesia. Anesthesia हम local anesthesia भी दे सकते हैं, modified anesthesia care में भी कर सकते हैं, और कभी-कभी especially if this procedure is combined with other surgeries, then we may also give you general anesthesia for this procedure. So एक बार हमने decide कर लिया कि कौन सा anesthesia देना है, उसके बाद फिर हम procedure की तरफ मूव करते हैं। प्रोसीजर में हमने क्या करना है? प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? नोज को एनेस्थेटाइज करते हैं और ईयर को भी एनेस्थेटाइज करते हैं। बिकॉज देयर इज अ रिफ्लेक्स बिटवीन द नेसोफेरिंग्स एंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड प्रमोनटरी, हम ईयर में थोड़ा सा एनेस्थीसिया देते हैं ईयर ड्रम के ऊपर, और नोज के पैसेज में और यूस्टेशियन ट्यूब ओरिफिस को भी एनेस्थीसिया देते हैं, ताकि यहाँ पर नम रहे और हम अपना प्रोसीजर ठीक तरह से कर पाएं। कॉटन पैटीज नाक में डाल के उस एरिया को डायलेट करके खोल के फिर हम 30 या 45 डिग्री का स्कोप डाल के यूस्टेशियन ट्यूब ओरिफिस को आइडेंटिफाई करते हैं। उस ओरिफिस को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम अपना कैथेटर अंदर डाल के वी कैथेटराइज द ओपनिंग ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब। एक बार यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग कैथेटराइज हो जाएगी, उसके बाद फिर हम उसमें पानी डाल के उस बलून के दौरान हम धीरे धीरे करके in a very slow and gradual manner up to 10 atmospheric pressures, we dilate the opening of the eustachian tube and the cartilaginous part of the eustachian tube, ताकि वो वाला पोर्शन खुल जाए और आपकी ईयर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम कम हो जाए। ये प्रोसीजर करने के बाद हम धीरे धीरे करके कफ को डिफ्लेट करते हैं और उस कैथेटर को बाहर निकाल देते हैं। यूजुअली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड अनइवेंटफुल रहता है और हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर में इंट्रानेजल स्टेरॉइड यूज़ करें और बार बार वैल्सेल्वा मनूवर करें, ताकि जो कान बंद था वो धीरे धीरे करके वैल्सेल्वा करके हम खोलते रहें। समटाइम्स देयर कैन बी सम कॉम्प्लिकेशंस, ये this can cause some damage to the eustachian tube. There may be vertigo और चक्कर आ सकते हैं आपको, कान में दर्द हो सकता है आपको, कभी कभी tinnitus हो सकता है, और कभी कभी प्रोसीजर may not work as per our expectation, maybe because of some other consideration जहाँ पर ये प्रोसीजर पूरी तरह से सक्सेसफुल ना हो। But by and large, in the properly indicated cases, complication rate is practically nil and it is an effective procedure जहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग ईयर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम पेशेंट की चली जाती हैं और यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन ठीक हो जाता है। सो यूस्टेशियन ट्यूब कैथेटराइजेशन एंड डायलिटेशन एक रीसेंट और न्यू प्रोसीजर है, जिससे हम क्रॉनिक ईयर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं और पेशेंट को रिलीफ दिला सकते हैं। दिस इज अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, इट जस्ट नीड्स सम कैथेटराइजेशन एंड बलून डायलिटेशन।